कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी का एक और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं जिसका नाम है राइबोसोम विथ डायग्राम विथ नोट्स। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर आप सेल बायोलॉजी के सारे टॉपिक लाइन से नहीं देख रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर सेल बायोलॉजी बीएससी जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वेरी इजी टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम का आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हो तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिनॉप्सिस से। तो देखिए एग्जाम में अगर आप आता है राइबोसोम, आप सिनॉप्सिस वगैरह लिखते हो, स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं ना, ये लिखते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले राइबोसोम का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि आखिर राइबोसोम होते क्या है। देन सेकंड नंबर में हम इसके आकारिकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे कि जो राइबोसोम है उनका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, कितने नंबर्स में ये पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। देन इसके बाद हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे कि कितने कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं। देन हम लोग इसकी संरचना स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम लोग इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, मतलब रासायनिक संगठन देखेंगे क्या क्या इसमें पाया जाता है। और लास्ट में हम लोग इसके कार्य फंक्शन को देखने वाले हैं। सो गाइज अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो सो डोंट वरी, नोट्स आप लोगों को हिंदी में मिल जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का प्रैक्टिस आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जब आप एमएससी वगैरह करोगे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैक्सिमम जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिनॉप्सिस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले राइबोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो आप लोग डायग्राम देखिए, डरिए मत, बहुत ही ईजी है राइबोसोम। तो चलिए इंट्रोडक्शन में जो जो पॉइंट बता रही हूँ वो आप लोग रफली नोट करते जाना। सबसे पहला सवाल मन में ये उठता है कि आखिर राइबोसोम पाए कहाँ जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका सेल में पाए जाते हैं। सेल जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में सेल के बारे में बताया था, और अभी तक हम लोग जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सभी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं वो भी कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में ही सेल में पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी। तो पैलेडे ने सन 1955 में राइबोसोम को सबसे पहले एनिमल सेल में देखा, है ना। एनिमल सेल में सबसे पहले राइबोसोम को देखा गया। तो इन्होंने राइबोसोम का नाम किसने रखा हुआ है, पैलेडे ने रखा हुआ है। तो और एग्जाम में आता है कि राइबोसोम की डिस्कवरी कब हुई, तो 1955 में पैलेडे के द्वारा किया गया। पहली बात तो ये हुई। सेकंड पॉइंट ये है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, यूकैरियोटिक मतलब जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उनमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो एक स्क्रीन में आप एक डायग्राम देखिए, ये ना पहला जो डायग्राम दिखा रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का डायग्राम है। अब आप सोचो कि बैक्टीरिया में राइबोसोम जितने डॉट 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 दिख रहे हैं ना, तो ये पूरे राइबोसोम है। मेरे बताने का मतलब ये है कि इनके साइटोप्लाज्म में किस तरीके से जो राइबोसोम होते हैं वो बिखरे होते हैं। ये तो ही प्रोकैरियोटिक सेल की बात। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर ये चिपके रहते हैं। हालांकि यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं ये, बट यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। दोनों डायग्राम देखे आप लोग, हालांकि दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, बट थोड़ा सा इनका जो पोजीशन होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है उनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर होगा इस आप लोगों को। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए आगे हम लोग इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आकारिकी। बट उससे पहले ना एक टर्म है, दो टर्म है जो कि मुझे इंट्रोडक्शन में बताना था, मैं भूल गई। मोनोसोम और पॉलीराइबोसोम। कभी ये टर्म आया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो मोनोसोम क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें राइबोसोम स्वतंत्र अवस्था में साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, उस टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उसको मोनोसोम या फिर मोनोराइबोसोम कहा जाता है। बट जो पॉलीराइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, गुच्छों में पाए जाते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर चिपके रहेंगे, फिर गुच्छे गुच्छे में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो गुच्छे में प्रेजेंट है वो पॉलीराइबोसोम जो कि मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और जो मोनोसोम रहेंगे वो सिंगल सिंगल साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो ये दो टर्म है जो कि आप लोग इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लेना, ठीक। चलिए इसके मॉर्फोलॉजी आकारिकी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इसके नंबर की बात करें, संख्या की, तो एंट अमीबा कोलाई में ये 20 से 30
20,000 तक के इनकी संख्या हो सकती है, मतलब इनकी संख्या हजारों में होती है, आप ये कह सकते हो। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी संख्या कितनी होती है अलग अलग जीवों में, बट डिपेंड करता है कि उनमें आरएनए की संख्या कितनी है। अगर किसी सेल में आरएनए की संख्या बहुत ज्यादा है, आरएनए और राइबोसोम का कनेक्शन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आरएनए की संख्या ज्यादा है तो ऑफ कोर्स राइबोसोम की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो ही नंबर के बाद देन हम साइज एंड शेप की बात करते हैं, आकार कैसा होता है, उनका साइज कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा राइबोसोम होता है वो 80 एंगस्ट्रॉम का होता है और जो सबसे बड़ा राइबोसोम पाया गया वो 300 एंगस्ट्रॉम तक के होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो एक ही साइज का आपको दिखे, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। बात करें ये कैसे होते हैं, तो ये चपटे होते हैं, एकदम राउंड नहीं होते हैं, चपटे होते हैं और गोलाकार होते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये तो ही गाइस बात है मॉर्फोलॉजी की, तो एक आइडिया हो गया होगा कि ये जो राइबोसोम होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कितने कितने टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मैं क्या करती हूँ आप लोगों को राइबोसोम के टाइप्स बता देती हूँ कितने टाइप के होते हैं, एंड देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इनकी संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पर आप पहले तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, डायग्राम में इसको आप बना सकते हो अपने एग्जाम में। तो देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका राइबोसोम 70S टाइप का होता है, 70S। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उनके जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। तो आखिर क्या है ये 70S 80S ये सब क्या है, हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो S आप लोगों को दिख रहा है ना, S वो क्या है, एक यूनिट है जो कि स्वेड वर्ग यूनिट कहलाता है। क्या कहा जाता है, स्वेड वर्ग यूनिट, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम 1 किलो आलू लेते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, 1 kg करते हो ना। अगर आधा किलो लेते हैं तो 500 ग्राम। तो ये अलग अलग यूनिट होता है किसी चीज को मेजरमेंट करने का। तो ये S क्या होता है, जैसे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उनका साइज कैसा है, शेप कैसा है, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए ना स्वेडवर्ग यूनिट का यूज किया जाता है। तो जब बेसिकली जो राइबोसोम होते हैं वो भी क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल ही तो है, एक छोटा सा कण ही तो है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए S का यूज किया गया है। तो ये 70S टाइप का होता है और ये 80S टाइप का होता है राइबोसोम। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। बेसिकली जो राइबोसोम होता है ना वो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो अगर आप 70S टाइप का राइबोसोम देख रहे हो तो ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो भी 2 यूनिट से मिलकर के बना होगा। सबसे पहला 50S, दूसरा है 30S। स्वाभाविक सी बात है जो 50S यूनिट है वो थोड़ी सी बिग है ना, और ये जो 30S यूनिट है वो क्या है, स्मॉल है। यहाँ पर आप ध्यान दो 30S के ऊपर में जो 50S राइबोसोम है, मतलब जो यूनिट है, सब यूनिट है, वो एक कैप के समान, जैसे कि टोपी के ऊपर कैप लगता है ना, वैसे देखो कैप के समान ये एक के ऊपर एक क्या रहते हैं, बिल्कुल अरेंज रहते हैं। आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से ये 2 यूनिट को अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। अगला है देखिए 80S टाइप का, ये भी 2 टाइप के सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला होता है 40S एंड दूसरा होता है 60S। ऑफ कोर्स जो 60S है वो बिग होगा और 40S होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक। यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंतर्गत इस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर भी हो गया आप लोगों का, संरचना है ना। तो अब कंफ्यूजन ये है कि जो मैं पहले डायग्राम दिखाई थी वो क्या है और ये क्या है। तो वे भी राइबोसोम है, वो भी राइबोसोम है, बट राइबोसोम का आखिर काम क्या होता है वो मेन वहाँ जो पहला डायग्राम है ना उसमें वो भी डायग्राम में आप लोगों को समझा दूंगी, सो डोंट वरी। तो एक जो बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आप लोग पहले समझ लीजिए कि जो राइबोसोम होता है 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ये 70S टाइप का है और वे 80S टाइप का है। ये क्लियर हुआ। चलिए ये तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनमें आखिर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, लाइक कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों को इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बता देती हूँ और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से केमिकल कितना परसेंट ये राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें जो कि ऑफ कोर्स 70S टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो राइबोसोम होते हैं ना उनमें 2 मुख्य सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है rRNA जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल RNA। सेकंड नंबर का होता है प्रोटीन जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन और rRNA से मिलकर के जो 2 सब यूनिट है वो बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
कि 70S में कितने % प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये जो सब्सटेंस होते हैं rRNA और प्रोटीन, ये दोनों अलग अलग अमाउंट में सब यूनिट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब 50S और 30S में दोनों में क्या होते हैं, ये पूरे बटे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग rRNA की बात करें तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है उनमें 60 से 64% तक राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। और अगर हम राइबोसोमल प्रोटीन की बात करें तो 36 से 37% तक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, है ना। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हो गए प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ये परसेंटेज होता है rRNA और प्रोटीन का। चलिए बात करते हैं 80S टाइप के राइबोसोम में। तो इनमें जो rRNA होते हैं, जो राइबोसोमल RNA होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, 40 से 44% तक होते हैं, है ना। और जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा होता है, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, 56 से 60% तक इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल प्रोटीन। बेसिकली अगर हम इस प्रोटीन की बात करें ना तो एक प्रकार के यहाँ पर एंजाइम का भी कार्य करते हैं, जो बहुत सारे कार्यों को जो है वो प्रेरित करते हैं, है ना। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को राइबोसोमल RNA बताई हूँ उनके भी बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं। बेसिकली जो राइबोसोमल RNA वो भी 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो इनके जो भी नाम वगैरह है, कैसे कैसे 5S 33S, वो पूरा मैं नोट्स में लिखी हुई हूँ। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में rRNA के बारे में मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो फिर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि आखिर राइबोसोम के बेसिकली कार्य क्या होते हैं। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जी हाँ, जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में जो भी अमीनो एसिड है उनको, अमीनो एसिड को ग्रहण करके, उनमें mRNA और tRNA भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ग्रहण करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन के चैन बनाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो इमेज दिखा देती हूँ जो कि आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, और उसी इमेज को यहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि इनका जो भी फंक्शन है वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी डायग्राम को आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट, है ना। तो ये क्या है, राइबोसोम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ना, 2 अलग अलग टाइप के सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। और जो बड़ा वाला यूनिट होता है, जो लार्ज यूनिट होता है, वो छोटे से यूनिट के ऊपर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पहला यूनिट ये हो गया, पहला सब यूनिट ये हो गया राइबोसोम का, और दूसरा सब यूनिट ये हो गया, ठीक। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कोडॉन, साइटोप्लाज्म से कोडॉन को जो है वो ग्रहण किया जाता है mRNA के द्वारा। यहाँ पर देखिए mRNA, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। सो गाइस, अभी क्या है ना, मैं RNA आप लोगों को पढ़ाई नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। RNA क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है यार RNA, है ना। तो RNA को भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, mRNA क्या होता है, rRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है, ये पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट अभी सिंपली यहाँ पर देख लो आप लोग, है ना। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म, ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है ना। यहाँ से कोडॉन को ग्रहण किया जाता है mRNA के द्वारा, और tRNA और mRNA दोनों हेल्प करते हैं इन अमीनो एसिड को ग्रहण करने में, और फिर इसे प्रोटीन के चेन को बनाने में, यहीं से प्रोटीन का चेन बनता है। जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, फाइनल ईयर में जेनेटिक्स आप लोग पढ़ोगे, तो फिर यहाँ पर अच्छे से मैं उसे एक्सप्लेन की हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होता है। राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन के चैन को किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। तो यहाँ पर देखो, अमीनो एसिड, प्रोटीन का चैन, तो क्या लिखोगे आप लोग कार्य में कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करना मेन काम होता है राइबोसोम का। और ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। राइबोसोम को जो सब यूनिट वाला बताई हूँ वो भी बना लेना और ये भी बना लेना, ठीक। समझ आ गया आप लोगों को आज का टॉपिक। ओ शिट, सॉरी, चला गया। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को नोट्स दे देती हूँ, डायग्राम भी दे दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं बताई हूँ अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और कैसे लगा आप लोगों को आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, अगला लेक्चर न्यूक्लियस होगा। आई होप आप लोग सेल बायोलॉजी के सारे टॉपिक लाइन से देख रहे होंगे गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग चेक कर लेना, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।